वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के पद भाग का 8 नंबर कविता एक वृक्ष की हत्या, इसके प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को बताया जाएगा। कवि परिचय को जान लेते हैं। एक वृक्ष की हत्या के कवि कुंवर नारायण हैं। इनकी जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पे हुआ था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 ईस्वी को हो गई थी। इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 ईस्वी के आसपास की। इन्होंने कविता 1950 ईस्वी से लिखना शुरू किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। इन दिनों इनकी काव्य संग्रह है आत्मजयी, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसको इसमें लिखा हुआ है। इनकी पुरस्कार एवं सम्मान को जान लेते हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका हुआ है, कुमारन आसान पुरस्कार मिल चुका है, व्यास सम्मान मिल चुका है, प्रेमचंद पुरस्कार मिल चुका है, लोहिया सम्मान मिल चुका है, कबीर सम्मान इन्हें मिल चुका हुआ है। कविता परिचय क्या है? प्रस्तुत कविता में कवि ने एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा पर मार्मिक विचार प्रकट किया है। इस कविता में एक वृक्ष के बहाने मनुष्य जो इस पर्यावरण के बारे में, मनुष्य के बारे में और सभ्यता के विनाश के बारे में बताया गया है कि अगर हम पर्यावरण नहीं बचाएंगे तो फिर यह मानव सभ्यता नहीं बचेगी। मनुष्य जो है यह मरने लगेंगे, हवा जो है यह धुआं बन जाएगा, खाना जहर बन जाएगा। इसलिए हम सब किसी को पर्यावरण को बचाना चाहिए, खासकर पेड़ को बचाना चाहिए। शुरू करते हैं कविता को। कविता है, अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वहीं बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। लेखक कहीं से जब घर आते हैं तो वह देखते हैं कि उनके दरवाजे पर जो एक पेड़ था वह पेड़ नहीं था। तो लेखक इसी के बारे में कहे हुए हैं। इसका हिंदी है। कवि कहता है कि जब वह परदेश से घर लौटा तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को न देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर वह पेड़ गया कहाँ, क्योंकि जब कभी घर आता तो उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाता था, लेकिन कवि जब आते हैं तो देखते हैं कि वह पेड़ नहीं था। आगे कवि कहते हैं, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वहीं सख्त जान, झुर्रीदार खुरदुरा, तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखड़ बलबूता। कवि कहते हैं कि उसका शरीर जो था वह बहुत पुराना हो गया था, उसकी छालें बहुत पुरानी हो गई थी, लेकिन फिर भी वह तैनात रहता था। वह तूफान में, बारिश में हमेशा तैनात रहता था। उसका जो चमड़ा था वह मैला कुचैला हो गया था, खुरदुरा हो गया था। उसकी डाल जो थी वह राइफल की तरह सूख गई थी, लेकिन उसका पगड़ी जो था उसमें फूल पत्ते लगे हुए थे जो पगड़ी की तरह प्रतीत हो रहे थे। उसकी ऊपरी हिस्सा में फूल पत्ती लगे हुए थे जो पगड़ी की तरह प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वह बहुत पुराना हो गया था, लेकिन वह हमेशा तैनात पाता था। तो इसी पेड़ के बारे में कवि जो है कहे हुए हैं। इसका हिंदी होगा, वह पेड़ अधिक दिनों के होने के कारण अपना हरापन खो चुका था, डालें सूख गई थी, पत्ते झड़ गए थे, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्तों से युक्त था जो पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। पेड़ पुराना होने के कारण उसका तना खुरदुरा था। हर विषम परिस्थितियों में वह पेड़ निर्भीक होकर यानी निडर होकर बहादुर के समान वहाँ खड़ा रहता था। हर एक विषम परिस्थितियों में, चाहे आंधी हो तूफान हो, प्रत्येक विषम परिस्थितियों में वह निडर होकर खड़ा रहता था। आगे कवि कहते हैं, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कवि कहते हैं कि धूप में हो या बारिश में हो या गर्मी में हो या सर्दी में हो, वह हमेशा चौकन्ना रहता था। पुराना होने के कारण उसका जो पेड़ के तना का जो ऊपरी छाल था वह छाल वर्दी जैसा हो गया था, वह भूरा टाइप का हो गया था। इसका हिंदी है। कवि कहता है कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी, सर्दी तथा बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में अर्थात छाल नष्ट होने के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था,
लेकिन वह हमेशा चौंकाना रहता था। जब भी कवि आते थे तो वहीं पे आराम करते थे, और लेखक जब आते हैं अपने घर परदेश से लौटकर तो उस पेड़ को देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है, और वह कहते हैं कि अगर जीवन को बचाना है तो पेड़ को बचाना होगा, नहीं तो यह मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगा। आगे कवि कहते हैं, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अन देशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कवि कहते हैं कि जब मैं आता था तो चौकीदार की तरह दूर से ही वह ललकारता था। कौन, तो मैं जवाब देता था दोस्त, और पल भर के लिए उसकी ठंडी छाँव में बैठ जाता था। लेकिन उस पेड़ को काट दिया जाता है, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जाता है। इसका हिंदी होगा, कवि कहता है कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता था कि दूर से ही वह चौकीदार के समान सावधान करता था। तात्पर्य यह कि जैसे चौकीदार आने वालों से जानकारी लेने के लिए पूछता है, वैसे ही वह पेड़ कवि से जानना चाहता है कि तब कवि अपने को उसका दोस्त कहते हुए उस पेड़ की शीतल छाया में बैठकर सोचने लगता है कि कहीं संवेदनहीन मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए इसे काट न दे। कवि जो है वह जब आते थे तो यह पेड़ चिल्लाता था, यह पुकारता था। कौन, तो यह जो है कहते थे मैं दोस्त हूँ। हालांकि यह कहते नहीं थे, यह अपनी भावना को एक्सप्रेस किए हुए हैं, अपने फीलिंग को व्यक्त किए हुए हैं। तो इनकी शीतल छाया में बैठ जाते थे, लेकिन कवि यह सोचने लगते थे कहीं स्वार्थ पूर्ति के लिए, कहीं आपसी सुख के लिए लोग इस पेड़ को काट न दे। और यहीं कवि जो है सोचते रहते थे, और अंततः उस पेड़ को काट दिया जाता है। तो लेखक को इस बात का बड़ा दुख होता है कि उस पेड़ को काट दिया गया। आगे लेखक कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, जिस तरह घर को लुटेरों से बचाया जाता है। शहर को बचाना है नादिरों से, शहर को हथियारों से जैसे बचाया जाता है। देश को जैसे देश के दुश्मनों से बचाया जाता है, उसी तरह इस मानव सभ्यता को बचाने के लिए हमें पेड़ को बचाना होगा, तभी यह मानव सभ्यता बचेगा, अन्यथा मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगा। इसका हिंदी होगा, कवि कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना होगा हथियारा से, तथा देश को बचाना होगा देश के दुश्मनों से। अर्थात घर, शहर तथा देश तभी सुरक्षित रहेंगे जब वृक्षों की रक्षा होगी। जब हम वृक्ष काटेंगे तो पर्यावरण में असंतुलन फैल जाएगा और फिर मानव सभ्यता स्वतः नष्ट होने लगेगी। मनुष्य प्रदूषण के कारण स्वयं ही मरने लगेंगी। आगे कवि कहते हैं, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कवि कहते हैं कि नदियों को नाला हो जाने से बचाना होगा, कहीं नदियां आने वाले समय में नाला न हो जाए, इसलिए हमें नदियों को नाला होने से बचाना है। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। जब पेड़ अधिक काटा जाएगा तो फिर पर्यावरण प्रदूषित होगा, जिसके चलते हवा जहर हो जाएगा। फिर खाने को जहर हो जाने से हमें बचाना होगा। कृषि में बहुत सारे रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इन रसायनों को कम करना होगा, तभी प्रदूषण कम होगा। और जब तक पेड़ रहेगा तब तक प्रदूषण कम होगा। पेड़ की संख्या घटती जाएगी, प्रदूषण बढ़ता जाएगा। आगे लेखक कहते हैं, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है। जंगल जो है मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान, बालू, जहाँ बालू ही बालू हो उसे मरुस्थल कहा जाता है। तो लेखक कहते हैं जंगल को मरुस्थल से बचाना है, यानी पेड़ को बचाना है, और मनुष्य को जंगल हो जाने से, यानी मनुष्य जंगल को काटने लगे और खुद कंक्रीट का जंगल बनाने लगे, यानी ईंट पत्थर का घर बनाने लगे जंगल को काट कर। तो इसको भी बचाना होगा, तभी मानव सभ्यता बचेगा। इसका हिंदी होगा, कवि आगे कहता है कि नदियों को नाला बनने से, हवा को धुआं बनने से तथा खाने को जहर बनने से बचाना होगा। इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल तथा मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना होगा। तात्पर्य यह कि पेड़ पौधों की रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव सभ्यता नहीं बचेगा। इसलिए हम सब किसी को मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, तभी मानव सभ्यता बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। सभी मनुष्य प्रदूषण के कारण मारे जाएंगे।
आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।